गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बातें करेंगे अपने अगले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन कंपोजिशन। जनसंख्या संगठन होता क्या है, पहले ये जान लें। जनसंख्या के उस पक्ष को जिसको मापा जा सकता है उसका अध्ययन करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। और वो पक्ष कौन से हैं जिनको मापा जा सकता है, जैसे लिंग है, आयु है, श्रम शक्ति है, प्रवास है, आश्रित और कार्यशील जनसंख्या है, या व्यावसायिक संरचना है देश की। इसके आधार पर, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, नगरीय जनसंख्या या पॉपुलेशन जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या है, उसके आधार पर, या प्रवास के आधार पर, इसके आश्रित जनसंख्या भी है, कार्यशील जनसंख्या भी है। इनके आधार पर जनसंख्या का विश्लेषण करना और अध्ययन करना जनांकीय संगठन कहलाता है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे लिंगानुपात के बारे में। सेक्स रेशो। सेक्स रेशो होता क्या है? सामान्यतः सेक्स रेशो जो है वो पूरी जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात है। यानी कि भारत में जैसे हम बोल सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जनसंख्या लिंगानुपात कहलाती है। इसका फार्मूला भी है, स्त्रियों की संख्या डिवाइडेड बाय पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई 1000। ये फार्मूला है लिंगानुपात का। पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, लिंगानुपात का फार्मूला बताइए। लिंगानुपात का महत्व क्या है? किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति क्या है, चाहे वो सामाजिक आर्थिक स्थिति ही क्यों ना हो, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें लिंगानुपात से प्राप्त होती है। ये महत्व है लिंगानुपात का। दूसरा, रोजगार, उपभोग प्रारूप और समुदाय की सामाजिक आवश्यकताओं का ज्ञान हमें देता है लिंगानुपात। तीसरा, लिंगानुपात किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सूचक माना जाता है। चौथा महत्व क्या है? व्यवसायिक लक्षणों, जनसांख्यिकीय लक्षणों, जैसे जन्म दर है, मृत्यु दर है या प्रवास है, इनके विश्लेषण में हमें महत्वपूर्ण जानकारी देता है लिंगानुपात। आगे, लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कौन से वो तत्व हैं जो लिंगानुपात को निर्धारित करते हैं या प्रभावित करते हैं? जैसे स्त्री और पुरुष की जन्म दर में अंतर, इससे किसी भी क्षेत्र के लिंगानुपात में अंतर आ जाता है। सामान्यतः जन्म के टाइम से ही ये नेचुरली है कि 104 से 107 अगर नर बच्चे पैदा होंगे तो मादा बच्चे 100 पैदा होंगे। यानी कि नेचुरल तौर पर लिंगानुपात किसी भी क्षेत्र का पुरुषों के पक्ष में रहता है, पुरुष ज़्यादा पैदा होते हैं, इस वजह से लिंगानुपात में अंतर हो सकता है। दूसरा है स्त्री और पुरुष के मृत्यु दर में अंतर। चाहे किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, किसी भी आयु ग्रुप की बात करें, हर एज ग्रुप में, चाहे वो 15 से कम का हो, 15 से 59 का हो, जिसको कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है, या वृद्धों का हो, मृत्यु दर हमेशा किसकी ज़्यादा रहती है? हर एक एज ग्रुप में पुरुषों की। और इसी वजह से जो जनसंख्या पुरुषों की जन्म के टाइम ज़्यादा थी वो समय के साथ साथ घटती जाती है, और टाइम के अकॉर्डिंग जो लिंगानुपात है वो स्त्रियों के पक्ष में चला जाता है। विकसित राष्ट्रों में तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, एज ग्रुप बढ़ता है, 30 के आसपास जो लिंगानुपात है वो स्त्रियों के पक्ष में चला जाता है। यहाँ तक कि अगर 95 उम्र की अगर हम बात करें तो वहाँ तक उस एज ग्रुप में स्त्रियाँ तो 100 रह जाती हैं और पुरुष जो है वो मात्र 50 रह जाते हैं। इसका एक कारण भी है, स्त्रियाँ भले ही कम पैदा होती हों नेचुरली, लेकिन वो जैविक तौर पर पुरुषों से ज़्यादा सबल होती हैं, बीमारियों से लड़ने की ज़्यादा क्षमता उनमें होती है। और इसी वजह से बुढ़ापे में अगर देखें, वृद्धों की संख्या अगर हम देखें तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की ज़्यादा मिलती है, चाहे वो विकसित राष्ट्र ही क्यों ना हो। तीसरा है प्रवास। प्रवास भी किसी क्षेत्र के लिंगानुपात को प्रभावित करता है। जैसे अपने देश से लगा लें, काम की तलाश में गाँव से लोग शहरों की ओर प्रवास कर जाते हैं, तो गंतव्य स्थान पर, गंतव्य मतलब जहाँ पर जाते हैं रोजगार के लिए, तो गंतव्य स्थान पर लिंगानुपात स्त्रियों के विपक्ष में चला जाता है। यानी कि स्त्रियों की संख्या वहाँ पर कम रह जाती है, क्योंकि गांव से जो जाएंगे वो शहरों में जाकर मेल ही जाएंगे, तो मेल जाएंगे तो मेल ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पर, तो लिंगानुपात वहाँ पर स्त्रियों के विपक्ष में चला जाएगा। दूसरी ओर जो गंतव्य स्थान है, जहाँ से लोग जाते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ से लोग शहरों की ओर जाएंगे काम की तलाश में, तो
गांवों में लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में चला जाता है। अपने हरियाणा में भी एक आध गांव तो ऐसा है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पर पुरुषों की संख्या बहुत कम है। उम्र बच्चों की जैसे ही 18, 19, 20 के आसपास हो जाती है तो वो प्रवास कर जाते हैं, वहाँ से काम की तलाश में दूसरे देशों में भी निकल जाते हैं। तो वहाँ पर लिंगानुपात किसके पक्ष में चला जाता है? स्त्रियों के पक्ष में, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो प्रवास भी प्रभावित करता है। अपने देश का कोलकाता का मैं उदाहरण देता हूँ आपको। वहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या मात्र 570 है। और ये किसका परिणाम है? क्योंकि लोग ग्रामीण क्षेत्र से प्रवास कर गए हैं कोलकाता में रोजगार की तलाश में। तो ये प्रवास प्रभावित करता है लिंगानुपात को। लिंगानुपात का अगर हम विश्व का सामान्य प्रारूप की बात करें कि पूरे विश्व में लिंगानुपात कैसा है, पूरे विश्व का औसत जो लिंगानुपात है वो 990 व्यक्ति या पुरुष, 990 पुरुषों के 1000 पुरुषों के पीछे 990 स्त्रियां हैं। 990 है औसत जो लिंगानुपात है पूरे विश्व का। अगर उच्च लिंगानुपात की हम बात करें तो लेटविया देश में है, जहां 1000 पुरुषों के पीछे 1187 स्त्रियां हैं। लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में है। अगर निम्न लिंगानुपात की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात में है, जहां मात्र 1000 पुरुषों के पीछे मात्र कितनी स्त्रियां हैं? 468 स्त्रियां हैं। लिंगानुपात के विश्व प्रारूप में विकसित जो प्रदेश है उनमें कोई खास अंतर दिखाई नहीं देता। यूएनओ ने 211 देशों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें से 139 देशों में लिंगानुपात है वो स्त्रियों के पक्ष में है, जबकि 72 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के विपक्ष में है। अगर एशिया की हम बात करें तो वहाँ पर स्त्रियां पुरुषों से कम हैं। स्त्रियां पुरुषों से कम हैं, यानी कि स्त्रियों के विपक्ष में हैं एशिया में लिंगानुपात। और भारत, चीन, संयुक्त अरब, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों में तो लिंगानुपात और भी ज़्यादा कम है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे अपने देश की अगर हम बात करें तो स्त्री भ्रूण हत्या, फीमेल फेटिसाइड जिसको बोलते हैं, और शिशु बाल्यावस्था में भी स्त्रियों के साथ बरती गई लापरवाही है, उनके साथ सही बिहेव नहीं किया जाता। स्त्रियों की जो वैवाहिक उम्र है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। और बच्चों की बारंबारता, जन्म देने की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, अगर लेडीज ज़्यादा बच्चों को जन्म देती है उससे न केवल उनकी मृत्यु दर की संभावना रहती है, मृत्यु होने की ज़्यादा संभावना रहती है, बल्कि उनकी जीवन प्रत्याशा भी कम हो जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी ये कम कर देती है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। दूसरी ओर रूस सहित पूरे यूरोप के एक बड़े भाग में जो लिंगानुपात है वो स्त्रियों के पक्ष में है। वहाँ पुरुष कम संख्या में हैं। इसके अलग कारण हो सकते हैं, जैसे जो पीछे युद्ध हुए हैं उसमें पुरुषों की जानें गई हैं। और प्रवास जो है वो सेक्स सिलेक्टिव माना जाता है। पुरुष जो है वो काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं। तो ये भी एक वजह रही है कि वहाँ पर भूतकाल में बहुत सारे जो लोग हैं वो दूसरे देशों में प्रवास कर गए थे, पुरुष। और इसकी ये भी वजह है कि वहाँ पर जो जनसंख्या है वो वृद्ध हो गई है। और वृद्ध जनसंख्या में हमेशा लिंगानुपात किसके पक्ष में रहता है? स्त्रियों के पक्ष में रहता है। ये हमने बात अभी भी की थी, क्योंकि स्त्रियां जो हैं वो जैविक दृष्टि से ज़्यादा सबल होती हैं पुरुषों से। तो इस वजह से भी वहाँ पर जो लिंगानुपात है वो स्त्रियों के पक्ष में है। लेकिन एक विश्व लिंगानुपात के प्रारूप की अगर एक बात हम कहें कि आर्थिक विकास से इसका कोई संबंध ज़्यादा नज़र नहीं आता, क्योंकि जैसे यूरोप के विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पर भी लिंगानुपात ज़्यादा है, जैसे कि अभी मैंने बताया। लेकिन अगर विकसित, अल्प विकसित या अविकसित देशों की हम अगर बात करें, जैसे मध्य अफ्रीका के कुछ देश हैं, तो उनमें भी लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में है। एक और तो विकसित देशों में स्त्रियों के पक्ष में है, दूसरे और अविकसित जो देश हैं वहाँ पर भी लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में है। तो इसका मतलब है कि आर्थिक विकास से इसका कोई ज़्यादा अच्छा संबंध है नहीं, चाहे कारण जो भी रही हो। तो आज के लिए हमने लिंगानुपात के बारे में पढ़ा। जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण पक्ष है ये, जिसको हम माप सकते हैं, जनसांख्यिकीय संगठन का भाग है ये। इसके परिभाषा के बारे में पढ़ा, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और लिंगानुपात का सामान्य प्रारूप विषय में कैसा है। ये प्रश्न 2-2, 3-3 नंबर का, इसमें से चारों पार्टों में से कहीं से भी पूछा जा सकता है। जो हमने आज करवाए हैं इसको कर लीजिए, कॉपी में कीजिए, मैं रिटर्न नोट भी आपको भेज देता हूँ। थैंक यू।